नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अशोक गहलोत अपनी मीठी जुबान के लिए जाने जाते हैं। बड़ी बड़ी बात मीठे मीठे अंदाज में बोल डालते हैं, लेकिन आज जब वो बेकाबू हुए तो सचिन पायलट को नकारा, निकम्मा, धोखेबाज सब कह दिया। सचिन पायलट ने कहा है कि मैं हैरान नहीं हूं लेकिन दुखी हूं। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। कांग्रेस में रीति और नीति की दुहाई देने वाले अशोक गहलोत तो जैसे लोक लिहाज भी भूल बैठे। सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट पर उन्होंने करारा हमला बोला तो उनके शब्द मर्यादा की सीमा रेखा के इधर उधर जाने लगे। 7 साल के अंदर एकमात्र राजस्थान हिंदुस्तान के अंदर राज्य होगा जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को बदलने की मांग नहीं करी, ना सीनियर ने ना जूनियर ने। एक छोटी खबर नहीं पड़ी हुई किसी ने कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। सुन तो लिया होगा आपने और समझ भी गए होंगे कि राजस्थान की राजनीति कहां तक पहुंच चुकी है। सचिन पायलट मानते हैं कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो उनकी वजह से, और यहां गहलोत उन्हें निकम्मा, नाकारा और धोखेबाज बता रहे हैं। मान सम्मान दिया, पूरा सब कुछ किया। वो व्यक्ति कांग्रेस की पीठ के अंदर छुरा भोंक के जाने के लिए तैयार हो जाए। ये जो खेल अभी हुआ है ये 10 मार्च को होता। अशोक गहलोत ने आज राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की और उन्हें 102 विधायकों के समर्थन की सूची सौंपी। इसके बाद उन्होंने सचिन पायलट पर करारा हमला किया। सचिन पायलट पर बीजेपी के हाथों में खेलने का आरोप लगाते हुए गहलोत ने ये भी पूछ लिया कि आखिर हाईकोर्ट में केस लड़ने वाले वकीलों की मोटी फीस आ कहां से रही है। कौन है वकील? वो हरीश साल्वे जी, लंदन से। इनकी फीस कितनी होती है? एक पेशी की 50 लाख होती है, 40 लाख होती है। कौन वकील दूसरे? मुकुल रोहतगी साहब, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और बीजेपी के खास चहेते, वो खड़े हैं यहाँ पे। उनकी फीस भी 50-40 लाख है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? क्या पायलट साहब ये से दे रहे पैसा? गहलोत ने कुछ दिन पहले कहा था कि सचिन पायलट की पार्टी में रगड़ाई नहीं हुई थी। आज उन्होंने फिर दोहराया कि पायलट को कम उम्र में बहुत कुछ मिल गया जिसके वो हकदार नहीं थे। 25 साल की उम्र में मेंबर पार्लियामेंट बने, 26 साल में केंद्रीय मंत्री बन जाए, 10-12 साल के गेम में आप सब कुछ बन गए। ऐसा बहुत कम होता है, लोगों को मिलता है। उसके बाद में जिस रूप में उन्होंने खेल खेला वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। सचिन पायलट को लानतें भेजने वाले अशोक गहलोत ये बताना भी नहीं भूले कि वो राजनीति के पुराने चावल हैं, अपना काम बखूबी जानते हैं। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे, परसों तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। मैं कैसे विश्वास तुम्हारे ऊपर करूँ? गहलोत ने सचिन पायलट पर बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। कटाक्ष भी किया कि सचिन बीजेपी में जाने का मन बना चुके थे, वो तो कांग्रेस के विधायक राजी नहीं हुए। किस रूप में उन्होंने पिछले 6 महीने से कॉन्फ्रेंसिंग करी थी, इस रूप में पार्टी को करके भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से या तो ज्वाइन करें या टॉपर करें सरकार को। थर्ड फ्रंट बना लेंगे। जब हमारे विधायकों ने कहा हम भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे तो कहा गया कि हम थर्ड फ्रंट बनाते हैं। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर करारा वार किया तो उनके गुट के विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने आरोप लगाया कि पायलट ग्रुप ने उन्हें खरीदने की कोशिश की थी।
तो सचिन जी से बात हुई, उन्होंने पैसे की वजह से बात जरूर की थी। कितना पैसा? मैंने सचिन पायलट ने आपको कहा था कि आप पैसा लीजिए। पैसा लीजिए। क्या 35 करोड़ की बात आई थी? 35 से ऊपर भी थी? 35 की आई, चिंता मत करो, 35 की रेट है। गहलोत के हमले के जवाब में सचिन पायलट ने अपना बयान जारी किया है। सचिन ने कहा, मैं ऐसे आधारहीन आरोपों से हैरान नहीं बल्कि दुखी हूँ। ऐसा इसलिए भी किया गया है क्योंकि कांग्रेस सदस्य और विधायक रहते हुए मैंने राज्य में पार्टी नेतृत्व को लेकर सवाल किए। अब मुझे बदनाम करने और मेरी साख पर हमला करने की कोशिश हो रही है। इसका मकसद मुख्य मुद्दे से भटकाना है। जिस भी विधायक ने मेरे खिलाफ ऐसे आरोप लगाए हैं, मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कदम उठाऊंगा। सचिन पायलट अभी कांग्रेस में ही हैं और कांग्रेस का एक धड़ा नहीं चाहता कि वो पार्टी से बाहर जाएं। गहलोत भी सचिन पायलट पर अब तक इतने हमलावर नहीं हुए थे, तो फिर उन्हें ये बूस्टर डोज आखिर मिला कहां से, जो वो सचिन पायलट पर अपनी भड़ास सरेआम निकालने लगे हैं। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। इधर सचिन गुट के विधायकों के लिए कोर्ट में मामला आज भी लटका ही रह गया। जी हां, सचिन गुट के विधायकों की तरफ से दलील देते हुए वकील स्पीकर के अधिकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। उधर स्पीकर के वकील कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर ही सवाल खड़े कर रहे थे, लेकिन मामले का निपटारा आज भी नहीं हो पाया। अब कल सुबह 10:30 बजे फिर सुनवाई होगी। राजस्थान विधानसभा स्पीकर के नोटिस के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में दोनों पक्षों में गर्मागर्म बहस हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सुनवाई अब कल सुबह 10:30 बजे के लिए टाल दी गई। आज की सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पैरवी करते हुए अदालत के क्षेत्राधिकार पर ही सवाल उठा दिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कोर्ट का इस मामले में क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। विधायकों की अयोग्यता को लेकर अभी कोर्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, ये अधिकार स्पीकर के पास है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, स्पीकर के कारण बताओ नोटिस पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अभी भी 19 विधायकों के खिलाफ जारी हुए नोटिस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। इस पर जज ने पूछा, क्या स्पीकर किसी भी तरह की शिकायत पर नोटिस जारी कर सकते हैं? इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, नहीं, ये 10वीं अनुसूची के तहत होना चाहिए। शिकायत मिलने के बाद स्पीकर देखते हैं कि ऐसा है या नहीं, फिर विचार करते हैं। कोर्ट ने कहा, जब वजह दर्ज नहीं की तो विधायकों को कारण बताओ नोटिस किस बात का? ये 19 याचिकाकर्ता कांग्रेस का हिस्सा हैं या नहीं? क्या पार्टी मीटिंग के लिए व्हिप जारी की जा सकती है? बेसिक तर्क ये है कि जो स्पीकर है उसके पास पावर्स हैं नोटिस देने की और केस डिसाइड करने की, और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है जुडिशरी और लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो अभी हस्तक्षेप करना अगर जुडिशरी के द्वारा होगा वो प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी कोई भी ऑर्डर नहीं किया गया है स्पीकर के द्वारा, अभी सिर्फ शो कॉज नोटिस दिया गया है। तो ये प्रीमेच्योर मूव है और ऐसी नज़ीरें हैं जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इंडल्जेंस देने से मना किया है कि अभी स्पीकर को तय करना बच रहा है। लंच के बाद अदालत सुनवाई के लिए बैठी तो सचिन पायलट के वकील हरीश साल्वे ने कहा, इस मामले में हम कोर्ट से और वक्त चाहते हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, स्पीकर बुधवार तक मामले को टालने पर सहमत हो सकते हैं, बशर्ते विधायक कल तक अपना जवाब दाखिल कर दें। हरीश साल्वे ने कहा, हम स्पीकर के नोटिस का जवाब नहीं देना चाहते, कोर्ट ही इस मामले में फैसला सुनाए। स्पीकर ने विधायकों का पक्ष सुने बिना ही अपना मन बना लिया है। हरीश साल्वे ने कहा, जिस शिकायत पर नोटिस जारी किया गया वो उनके क्षेत्राधिकार में ही नहीं है। मैच समाप्त हो गई, कल वापस रखा है 10:30 बजे जो बाकी है। रोजगी साहब और सिंघवी साहब को पुनः सुना जाएगा, बाकी लोग जो रह गए हैं उनको भी सुना जाएगा और कल खत्म। आप लोग तरफ से क्या कहा गया? हमारी तरफ से यही कहा गया कि जो भी कार्रवाई की है स्पीकर ही करेगा। बहरहाल राजस्थान हाईकोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई मंगलवार सुबह 10:30 बजे होगी। इंतजार कीजिए तब तक। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच जारी सियासी जंग अब कानूनी जंग का रूप ले चुका है। कोर्ट में दोनों ही तरफ से लंबी दलीलें दी जा रही है। ऐसे में वक्त लगना तय है, लेकिन यह भी तय है कि जिस पार्टी को भी यहाँ हार मिलेगी वो आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यानी कानूनी दांवपेच का मामला अभी लंबा चलेगा। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।
और अब बात राम मंदिर की। 5 अगस्त को भूमि पूजन का कार्यक्रम है अयोध्या में। खबर ये आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें शामिल हो सकते हैं। विपक्ष धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहा है। दूसरी तरफ ट्रस्ट ने कह दिया है कि अब मंदिर को और भी भव्य बनाया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अक्षर बिहारी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और इसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजा गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिजीत मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्धि योग में भूमि पूजन करेंगे। गंगा जल और अन्य तीर्थों के जल से पूजा होगी। मोदी 40 किलो चांदी की श्री राम शिला का पूजन करेंगे। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन करने अयोध्या आएंगे और इसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। शहर में जगह जगह बैरिकेडिंग की टेस्टिंग अभी से शुरू हो चुकी है। हालांकि औपचारिक तौर पर अभी तक उनका कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन ये नए राम मंदिर का नया रास्ता है। हालांकि मोदी की अयोध्या यात्रा को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ा। कांग्रेस मोदी को धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हुए सोमनाथ मंदिर निर्माण की याद दिला रही है। सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी गए नहीं थे, क्योंकि उनका कहना था कि मैं एक सेक्युलर स्टेट का प्रमुख हूँ और वहाँ मेरा जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये लोगों को संदेश अलग होगा। लेकिन आजकल ये सब बातें बदल गई हैं। प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। अल्लामा इकबाल ने कहा कि पूरी दुनिया को हिंदुस्तान पर अगर नाज है तो वो भगवान राम की वजह से है, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम की वजह से। इस बात को अगर कुछ लोग नहीं समझते, न समझने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है ये उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उनकी अपनी समस्या है। उधर संतों की मांग पर अयोध्या में राम मंदिर का नक्शा बदल दिया गया है। अब और भी ऊंचा और भव्य मंदिर बनाने की तैयारी है। पहले राम मंदिर 2 मंजिला बनने वाला था, लेकिन अब मंदिर 3 मंजिला होगा। पुराने मॉडल के हिसाब से मंदिर की लंबाई 268 फीट 5 इंच थी, जो अब 280 से 300 फीट के बीच हो सकती है। पहले मंदिर की चौड़ाई 140 फीट तय की गई थी, लेकिन अब मंदिर की चौड़ाई 272 से 280 फीट के बीच होगी। पहले 128 फीट ऊंचा मंदिर बनने वाला था, लेकिन अब नए नक्शे के मुताबिक मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा। पहले नक्शे में मंदिर में 3 गुंबद थे, लेकिन अब नए नक्शे में 5 गुंबद प्रस्तावित हैं। भूमि पूजन में माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। लगातार लोगों ने विरोध भी करना शुरू किया, लेकिन मैं साधुवाद दूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी को कि हम लोगों की इच्छा थी, जिज्ञासा थी कि प्रधानमंत्री के ही हाथ भूमि पूजन हो। माननीय मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पर, तो हम सब मिल करके उनका स्वागत करना चाहते हैं। और जैसे ही मोदी जी शिलान्यास करेंगे और राम मंदिर का कार्य जैसे ही चालू होगा, हमारे मुस्लिम बिल्कुल कमर कसे बैठे हुए हैं कि हम सब मिल करके लाखों के तादाद में हम मुस्लिम साथियों के साथ राम मंदिर निर्माण में हम सब कार्य सेवा करेंगे। यानी अयोध्या में राम मंदिर प्रस्तावित मंदिर से ज्यादा लंबा, चौड़ा और ऊंचा होगा। इस नए नक्शे को ट्रस्ट ने मंजूरी दे दी है। राम भक्तों को अब तो इंतजार है 5 अगस्त का, जब राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और इसके साथ ही शुरू हो जाएगा राम मंदिर निर्माण। कुमार अभिषेक, अयोध्या, आज तक। अभी तो बवाल 5 अगस्त तक और भी बढ़ेगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे डूबा डूबा देश। जी हां, असम से लेकर बिहार तक बाढ़ का कहर। देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। अब आइए आपको दिखाते हैं डूबा डूबा देश। ये क्यों कह रहे हैं आखिर हम? क्योंकि भारत के एक बड़े हिस्से में इस वक्त बाढ़ की तबाही है। असम से लेकर बिहार तक जल तांडव है, तो उत्तराखंड में बादल फटने की वजह से भारी तबाही मची है।
असम में जब बाढ़ आती है तो दरअसल यहाँ हर हाउस में बोट ले जाने की नौबत आती है। ये देखिए, ये नावों से इन लोगों को यहाँ आना पड़ता है। बाढ़ ने देश में फिर से तांडव मचा दिया है। सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। पानी जिंदगी पर इस तरह प्रहार कर रहा है कि सब कुछ तहस नहस कर दिया है। असम में तो जैसे जल प्रलय आ गई है। धरती का नामो निशान नहीं बचा। लोगों का घर बार कारोबार सब कुछ बाढ़ में पी लिया है। बिहार में भी हालात विकट हैं। उत्तराखंड में बादल फट रहे हैं। कुदरत के कहर से पहाड़ टूट टूट कर गिर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यह पहली बार हो रहा है। हर साल हर बरस बरसों से इंसान पर इसी तरह कहर टूटता चला आ रहा है। अब सवाल यह है कि कब तक तबाही झेलता रहेगा देश। कब तक बाढ़ में डूबकर मरता रहेगा इंसान। आखिर बार बार क्यों आती है बर्बादी की बाढ़। कौन है इस तबाही की बाढ़ का जिम्मेदार। असम से लेकर बिहार तक हर बार क्यों मचता है हाहाकार। आज हम आपको दिखाएंगे कि देश के कई हिस्से हर साल बाढ़ में क्यों डूब जाते हैं, क्यों नदियां उफन उफन कर तांडव मचाने लगती हैं, क्यों हर साल बाढ़ से लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता है। आखिर क्या करती हैं हमारी सरकारें, क्यों बारिश में फेल हो जाती हैं हमारी सरकारें। बात आज असम में बाढ़ से बर्बादी की होगी, बात आज बिहार में बाढ़ से तबाही की होगी। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे पहाड़ों पर कुदरत का कहर टूटा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटा तो तबाही का ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ तहस नहस करता हुआ चला गया, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग मलबे में दब गए, जबकि दूसरे परिवार के 5 लोग घायल हो गए। 11 लोग अभी तक लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एक मकान में एक ही परिवार के 3 व्यक्तियों का मृत्यु हुआ है। शेर सिंह जी का परिवार था, उसमें उनकी पत्नी और बेटी इसमें मृत्यु हो गया है। उसके अलावा जो है उसी गांव पंचायत के 5 लोग जख्मी हुए हैं। उनको बहुत माइनर इंजरीज है, उनको फर्स्ट एड का कार्रवाई किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली में पहाड़ ऐसा भरभरा कर गिरा, बड़ी बड़ी चट्टानें नेशनल हाईवे पर आ गिरी। अब इस तस्वीर को देखिए, एक बुलेट और एक दूसरी मोटरसाइकिल पर चट्टान ऐसी आकर गिरी कि दोनों बाइक कबाड़ा बन गई। वो तो गनीमत रही, मोटरसाइकिल सवार बच गए। अब पूरा नेशनल हाईवे 58 बंद पड़ा है। दहशत का आलम यह है कि पता नहीं पहाड़ कब दरक जाए और कितनी बड़ी चट्टान आ गिरे। चमोली में हो रही बारिश ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। आज तक भी अगर ये जल तांडव असम से लेकर बिहार तक है तो अब आइए आपको बिहार की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। 5 वजह जानिए कि आखिर क्यों हर वर्ष इस तरह से बाढ़ का प्रभाव बिहार को झेलना पड़ता है, क्यों नेपाल बन गया है बाढ़ के मुद्दे पर बिहार का ही दुश्मन। देखिए इस रिपोर्ट में। ये पहली दफा नहीं है जब बिहार बाढ़ की समस्या से जूझ रहा है। बिहार में बाढ़ के पीछे 5 बड़ी वजह हैं। पहली वजह बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में हो रही भारी बारिश है। दूसरी वजह नेपाल में हो रही बारिश है। तीसरी वजह बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। चौथी वजह नदियों में पानी भरा तो नेपाल ने अपना पानी छोड़ दिया।
और 5वीं वजह, बिहार में भारी बारिश से पहले से नदी नालों में पानी भरा हुआ था। नेपाल ने जब पानी छोड़ा तो हालात और बिगड़ गए। ये है मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाने की तस्वीरें। पूरा थाना इस वक्त टापू बना हुआ है। थाने में खड़े सारे वाहन डूबे हुए हैं। बिहार में बाढ़ से हालात किस तरीके के हो गए हैं, इसकी तस्वीर दिखाने के लिए हम इस वक्त मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। और जहां पर मैं खड़ा हूं ये कोई ग्रामीण इलाका नहीं है बल्कि शहरी इलाका है और अहियापुर थाने पर हम मौजूद हैं। आप यहाँ तस्वीरें देखिए किस तरीके से शहरी इलाके में मौजूद ये थाना जो है वो टापू में जो है वो तब्दील हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चारों तरफ जो बूढ़ी गंडक नदी का पानी है वो थाने में घर कर चुका है। दरभंगा का ये गोपालपुर गांव इस वक्त बाढ़ में पूरी तरह से डूबा हुआ है। यहाँ जिम्मेदारी बांध टूटने से सैलाब ने कहर बनकर गांव में धावा बोला। कितना दिन से? 5-6 दिन से है। 5-6 दिन से? हाँ। कब बांध टूटा था, दिन में कि रात में? दिन में बांध टूट गया। दिन में? कौन सा बांध टूटा है? रात में 6-7 बजे रात में बांध टूट गया। कौन सा बांध टूटा था? ये वाला और वो वाला दीवार तो गिर गया है। बिहार में जो हर साल बाढ़ आती है उसमें नेपाल से छोड़ा गया पानी एक बड़ा कारण बनता है। इस दफा कोसी इलाके में जो बाढ़ आई है उसकी सबसे बड़ी वजह नेपाल का पानी ही है। सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, फारबिसगंज और इससे सटे आसपास के जिले इस वक्त कोसी में आई बाढ़ की चपेट में हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। करीब करीब हर साल कोसी में बाढ़ आती है और पूरा कोसी इलाका इसकी चपेट में आ जाता है। कोसी में 7 नदियां मिलती हैं जो मिलकर तबाही मचाती हैं। ये हमारे यहाँ की जो नदियां हैं वो नेपाल से आती हैं पानी लेके, उसके साथ साथ अपने गाद भी लेके आती है। अब गाद बहा नहीं तो वो नदी के बेड में जमा होता चला गया और नदी का तल ऊंचा हुआ। वैसे स्थिति में अब थोड़ा भी पानी आता है तो वो गाद के कारण तो नदी का पेट पहले ही से ऊंचा है, अब वो चारों तरफ फैलती है, तटबंधों को तोड़ती है। स्पेशल रिपोर्ट के इस हिस्से में आपने बाढ़ का कहर देखा, तो ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे वो बवाल जो अभी भी विकास दुबे एनकाउंटर पर मचा हुआ है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सवाल दागे और क्या जवाब दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।